नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त यादवेंद्र शर्मा और अपने जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था बैक्टीरियल सेल के बारे में अपने डिस्कस कर रहे थे और जो बीएससी फर्स्ट ईयर की सेल बायोलॉजी का टॉपिक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एक बार फिर से बैक्टीरियल सेल। और बैक्टीरियल सेल के अंदर अपने जो टॉपिक चल रहा था वो अपने कहा था कि जो बैक्टीरियल सेल होती है उसको अपने दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो पार्ट था वो था आउटर कवरिंग ऑफ सेल, जिसमें स्लाइम लेयर और सेल वॉल, ये जो दो पार्ट थे, इन दो पार्ट को अपने पीछे वाली जो क्लास थी उस क्लास के अंदर डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो पहले उस क्लास को देखिए, फिर क्या है कि आपको आगे के जो टॉपिक हैं वो आसानी से समझ में आ जाएंगे। आज जो अपने स्टार्ट करेंगे कि जो बैक्टीरियल सेल का दूसरा पार्ट था जिसको अपने प्रोटोप्लाज्म कहा था, और प्रोटोप्लाज्म में अपने बात की थी कि प्रोटोप्लाज्म जो होता है उसके अंदर तीन चीजें प्रेजेंट रहती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियोइड होता है या प्लाज्मिड जो होता है उनको इसमें शामिल किया जाता है। तो आज अपने स्टार्ट करते हैं यहां से। जो नंबर 2 पॉइंट था प्रोटोप्लाज्म, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो प्रोटोप्लाज्म है वो क्या पार्ट होता है, कहां पर प्रेजेंट रहता है। इसमें क्या कहता है कि सेल वॉल के द्वारा कवर्ड बैक्टीरिया का जो लिविंग पार्ट जो होता है वो क्या कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। प्रोटोप्लाज्म क्या है, जैसे अपने बात की थी कि ये कोई एक बैक्टीरियल जो सेल है, और अपने कहा था इस प्रकार से क्या है, यहाँ पर जो लेयर प्रेजेंट रहती है, अपने कहा था कि स्लाइम लेयर होती है या कैप्सूल, उसके बाद में सेल वॉल। अब यहाँ पर जो पार्ट होता है इसके अंदर वाला जितना भी पार्ट होता है, और कौन सा पार्ट, लिविंग पार्ट। कौन सा पार्ट, लिविंग पार्ट। तो क्या कहता है कि सेल वॉल, जैसे ये क्या है, सेल वॉल है, मान लीजिए कि ये क्या है, कि सेल वॉल है। तो सेल वॉल के अंदर या सेल वॉल के द्वारा कवर जितना भी लिविंग पार्ट होता है वो पार्ट क्या कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। इसके बाद में क्या कहता है कि जो प्रोटोप्लाज्म जो होता है उसको कितने भागों में, 3 भागों में या 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 जो पार्ट इसका है वो कौन सा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नंबर 1 पार्ट कौन सा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपने जब कभी भी सेल पढ़ी होगी तो वहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आपने सुना होगा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो अपने स्टार्ट करते हैं कि बैक्टीरियल जो सेल होती है या जो प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस प्रकार की होती है या क्या उसका काम होता है। तो नंबर 1 क्या है कि जो यूकैरियोटिक के समान इसमें भी, यानी कि किसमें, प्रोकैरियोटिक में या बैक्टीरियल सेल में, तो यूकैरियोटिक के समान जो बैक्टीरियल सेल होती है उसके अंदर भी क्या प्रेजेंट रहता है, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के बाहर जो होती है, बाहर जो सजीव कला या आपने कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और ये जो सजीव कला होती है इसी को अपने क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो क्या है कि प्रोटोप्लाज्म जो है, यानी कि ये वाला जो भाग है इसका, प्रोटोप्लाज्म जो होता है, प्रोटोप्लाज्म के बाहर की और जो सजीव कला प्रेजेंट रहती है, या आपने कह सकते हैं कि जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है उस मेम्ब्रेन को अपने क्या कहते हैं, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। अगर बैक्टीरियल सेल की बात करते हैं तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसको अपने क्या बोलते हैं, प्लाज्मा लीमा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा लीमा भी उसको कहा जाता है। तो अब क्या कहता है कि प्रोटोप्लाज्म के बाहर जो प्रेजेंट मेम्ब्रेन होती है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या आपने क्या कह सकते हैं, प्लाज्मा लीमा, उस स्ट्रक्चर को अपने कह सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्या कहता है कि अब ये जो प्लाज्मा लीमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है इसका निर्माण किससे होता है, इसका निर्माण लाइपोप्रोटीन, यानी कि लाइपोप्रोटीन का मतलब क्या है, लिपिड प्लस प्रोटीन से होता है। किससे मिलकर बनी होती है, ये लिपिड प्लस प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। क्या चीज, बैक्टीरियल सेल जो होती है, बैक्टीरियल सेल की जो प्लाज्मा लीमा है या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, तो वो मिलकर बनी होती है लाइपो
प्रोटीन से। अब इसकी मोटाई की बात करते हैं तो मोटाई कितनी होती है, मोटाई 70 एंगस्ट्रॉम तक क्या होती है, इसकी मोटाई होती है। उसके बाद में अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल के दो लेयर के बीच में क्या है कि लिपिड की लेयर प्रेजेंट रहती है। जैसा कि इसने पहले कहा था कि इसका निर्माण किससे हुआ, लाइपोप्रोटीन से। तब ये क्या कहता है कि इसमें प्रोटीन जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी दो लेयर होती है। जैसे मान लीजिए कि एक लेयर किसकी है, ये प्रोटीन की है, और एक लेयर किसकी है, ये प्रोटीन की है। अब इन दोनों लेयर जो होती है, इन दोनों लेयर के बीच में यहां पर एक लेयर और प्रेजेंट रहती है। ये किसकी होती है, ये लिपिड की होती है। और ये आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रोटीन की, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो भी प्रोटीन की, और जो मिडल लेयर होती है वो किसकी मिलकर बनी होती है, वो लिपिड से मिलकर बनी होती है। तो अब देखो, ये अगर तीनों की कंबाइंड रूप से बात करते हैं तो तीनों को कंबाइंड रूप से अपने क्या कह सकते हैं, लाइपोप्रोटीन कह सकते हैं। एक एक लेयर की बात करते हैं तो आउटर लेयर किसकी, प्रोटीन की, इनर लेयर किसकी, प्रोटीन की, और जो मिड लेयर होती है या जो मिडल लेयर होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, तो वो लिपिड से मिलकर बनी होती है। उसके बाद में अब अपने को नोट में क्या ध्यान रखना है इसके अंदर कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले जो लिपिड मॉलिक्यूल होते हैं वो ग्लिसरोफॉस्फो लिपिड के समान होते हैं। किसके समान होते हैं, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड के समान होते हैं। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो इससे पहले हमारी जो क्लास थी वो लिपिड के ऊपर अपने क्लास कंप्लीट करके आए हैं, तो वहां पर अगर आप लिपिड की क्लास को पढ़ोगे तो आपको सब पता लग जाएगा कि ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड क्या होता है, या सिंपल लिपिड क्या होती है, कॉम्प्लेक्स लिपिड क्या होती है, डेरिवेटिव लिपिड क्या होती है। तो पहले उन क्लासों को अगर आपने देख ली है, आपको पता है, तो फिर आप यहां से इसको स्टार्ट भी कर सकते हो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले जो लिपिड मॉलिक्यूल होते हैं वो किसमें है, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड के समान होते हैं, या उनकी स्ट्रक्चर उनके समान अपने को दिखाई देती है। ओके जी। उसके बाद में अगर नेक्स्ट अपने बात करते हैं, नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अपने बात की थी कि प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है, इसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसके बाहर एक लिविंग लेयर के रूप में या लिविंग मेम्ब्रेन के रूप में प्रेजेंट रहती है। वो तो उसकी अपने बात कर ली कि वो किस प्रकार से होती है या उसकी पोजीशन क्या है। अब अपने बात करते हैं कि फंक्शन क्या है, क्या काम है या क्यों ये जरूरी होती है। अगर फंक्शन की बात करते हैं तो नंबर एक बात इसमें क्या कहता है, ये नंबर एक पॉइंट ये कहता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो अर्ध पारगम्य या सेमी परमेबल होती है। ये कैसी होती है, अर्ध पारगम्य होती है, यानी कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके लिए ये क्या हो सकती है, ट्रांसप्लांट हो सकती है, या अपने कह सकते हैं कि पारगम्य हो सकती है, परमेबल हो सकती है। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके जो इस मेम्ब्रेन के द्वारा क्या है, परमेबल नहीं हो सकती है, या उनका क्या है, एक्सचेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये कैसी होती है, अर्ध पारगम्य होती है। तो कुछ चीजों के लिए क्या होती है, ये पारगम्य होती है, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके लिए नहीं होती है। उसके बाद में अभी नेक्स्ट क्या कहता है कि ये ऑस्मेटिक बैरियर के रूप में काम करती है। किसका काम करती है, ऑस्मेटिक बैरियर के रूप में, यानी कि ऑस्मेटिक या ऑस्मोसिस का जो एक अवरोध होता है उसके रूप में काम करती है, यानी कि ऑस्मोसिस वहां पर नहीं होने देता है, यानी कि अंदर की जो चीजें हैं उनको बाहर जाने नहीं देती है। ओके, उसके बारे में नोट में क्या कहता है कि ये मेटाबोलाइट को सेल के भीतर ही रख सकती है, जबकि अनावश्यक जो पदार्थ होते हैं उनको अंदर नहीं आने देती है। यानी कि अब जो आवश्यक पदार्थ हैं वो तो अंदर आएंगे, इसलिए अपने क्या कहा था कि अर्ध पारगम्य की जो चीजें जरूरी हैं वो तो सेल के अंदर आ जाएगी। जैसे मान लीजिए कि क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो जो आवश्यक चीजें हैं वो तो क्या है, अंदर आ जाएगी। ठीक है, और जो आवश्यक चीजें हैं उनको बाहर ये नहीं जाने देती है। समझ में आ गई बात। अब ये क्या कहता है कि जो मेटाबोलाइट को सेल के अंदर, यानी कि जो उपापचय के जो पदार्थ होते हैं उनको तो क्या है, ये बाहर नहीं जाने देती है। ठीक है, और बाहर अब सेल है, उसके बाहर का जो इन्वायरमेंट होगा उसके अंदर जो चीजें प्रेजेंट रहती है
उसके अंदर जो चीज अपने को पता है कि जो चीजों का जो एक्सचेंज होता है वो अपने को पता है कि इसकी जो सांद्रता होती है उस पर डिपेंड करता है, यानी कि जो चीजें होती हैं वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाती है। अगर सपोज कीजिए कोई ऐसा पदार्थ यहाँ पर जिसकी सांद्रता यहाँ पर अधिक है, यहाँ पर कम है, लेकिन वो इस सेल के लिए काम के नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, उनको अंदर नहीं आने देती है। समझ में आ गई बात? तो क्या कहता है कि मेटाबोलाइट को तो सेल के अंदर ही रख देती है, जबकि अनावश्यक जो पदार्थ होते हैं उनको फिर क्या है, ये अंदर आने नहीं देती है। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है कि ये बैक्टीरिया का मुख्य रेस्पिरेटरी साइट होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ये क्या कहता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या काम करती है, बैक्टीरिया के लिए एक प्रकार से रेस्पिरेटरी ऑर्गन अपने कह सकते हैं, या अपने कह सकते हैं कि श्वसनस्थय का काम करती है या रेस्पिरेटरी साइट का काम करती है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां पर इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या करती है, रेस्पिरेटरी साइट का काम करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है कि सेल वॉल के जो घटक तथा लिपिड से संबंधित जो एंजाइम होते हैं वो भी कहां पर प्रेजेंट रहते हैं, वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। क्या कहता है कि सेल वॉल के जो घटक होते हैं, यानी कि सेल वॉल के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कंपोनेंट्स, क्योंकि सेल वॉल की अगर बात करते हैं तो वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में बिहेव करता है या व्यवहार करता है, तो अब उसके लिए जो आवश्यक चीजें होती हैं वो भी कहां पर प्रेजेंट रहती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही प्रेजेंट रहती है। और इसके अलावा लिपिड से संबंधित जितने भी एंजाइम जो होते हैं वो एंजाइम भी कहां पर प्रेजेंट रहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्या कहता है कि एंजाइम तो यहाँ पे आगे, इसके अलावा सेल वॉल के जो घटक है कंपोनेंट्स है वो भी आगे, इसके अलावा और क्या क्या चीजें हो सकती है, तो इसके द्वारा क्या है, कई पदार्थ जैसे होते हैं, जैसे कि शुगर की अपने बात करते हैं, एमाइनो एसिड की बात करते हैं, खनिज की बात करते हैं, ये जो होते हैं आदि का जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो भी यहीं से किया जाता है। अब जो ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं वो दो प्रकार का होता है, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर पैसिव की बात करते हैं तो पैसिव में क्या होता है कि जो चीजें अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करती है तो उसको अपने पैसिव बोल सकते हैं। अगर एक्टिव की बात करते हैं तो कम सांद्रता से अगर चीजें अधिक सांद्रता की ओर जाती है तो उसको अपने क्या बोलेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब अपने को पता है कि एक तरफ सांद्रता अधिक है, मान लीजिए कि यहां पर अपने पास ये दो बर्तन है, यहां पर क्या है, सांद्रता अधिक है, यहां पर मान लेते हैं सांद्रता अधिक है, और यहां पर अगर बात करते हैं तो कम सांद्रता है। तो रूल क्या कहता है कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ आता है, वो तो कैसा हो गया, पैसिव हो गया। अगर एक्टिव की बात करते हैं तो एक्टिव में क्या होता है कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ चीजें अगर जाती है तो अब अगर कम से अधिक की तरफ जाएगी तो क्या होगा, एनर्जी की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो अब ये क्या कहता है कि जो जैसे शुगर, एमाइनो एसिड या जो खनिज वगैरह होते हैं उनका जो ट्रांसपोर्ट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा वो कैसा होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जो चीजें होती हैं वो गमन करती हैं और इनके लिए जो एनर्जी होती है उस एनर्जी की भी आवश्यकता होती है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है मीजोजोम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट इसका होता है। मीजोजोम की अगर अपने बात करते हैं, मीजोजोम, अब मीजोजोम क्या है, नंबर एक बात क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कई स्थानों पर इनफोल्ड होकर या अंतर्वलित होकर विशिष्ट प्रकार की संरचना का निर्माण करती है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, मीजोजोम कहते हैं। अब मान लीजिए कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पर बैक्टीरियल सेल है, उसके अंदर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये क्या होगा, कई स्थानों पर इस प्रकार से क्या है, ये इनफोल्ड हो जाती है। इनफोल्ड होकर क्या है, विशिष्ट प्रकार की संरचना का निर्माण करती है, और ये जो विशिष्ट प्रकार की संरचना होती है इसको अपने क्या बोल देंगे, मीजोजोम कहते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, मीजोजोम। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, कई स्थानों पर इनफोल्ड होकर या अंतर्वलित होकर क्या है, विशिष्ट प्रकार की संरचना का निर्माण कर लेती है, जिसको अपने क्या बोल देंगे, मीजोजोम कहते हैं। ओके, उसके बाद में नंबर 2 पॉइंट क्या कहता है, 2 नंबर पॉइंट यहां पर कहता है
2 नंबर पॉइंट कहता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कई स्थानों पर इनफोल्ड द्वारा विशिष्ट प्रकार की संरचना का निर्माण करती है, जिसमें अपने क्या कहा था, मेसोसोम कहते हैं। और इसके बाद में क्या है कि पहले इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता था, माइटोकॉन्ड्रिया के समान समझा जाता था। जैसे अपने यूकैरियोटिक की सेल की बात करते हैं तो वहां पर अपने क्या प्रेजेंट रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल जिसको अपने कहते हैं ना। रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो होते हैं, एंजाइम जो होते हैं, या रेस्पिरेशन जो होता है सेल का उसी भाग में होता है। तो जहां पर रेस्पिरेशन होगा वहां पर क्या होगी, एनर्जी प्रेजेंट रहेगी। तो इससे क्या है कि स्टार्टिंग में जब इसकी खोज हुई थी तो मेसोसोम को किसके समान, माइटोकॉन्ड्रिया के समान स्ट्रक्चर माना जाता था। बट वर्तमान में ऐसा नहीं है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया कैसा ऑर्गन है, वो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन होता है, जबकि मेसोसोम क्या है, सिंगल बॉन्डेड या सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गन होता है। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया का है डबल बॉन्डेड मेम्ब्रेन ऑर्गन होता है, इनकी जिसके बाहर क्या है, दोहरी लेयर प्रेजेंट रहती है। माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर क्या है, दोहरी लेयर या डबल लेयर प्रेजेंट रहती है, जबकि मेसोसोम में क्या है, सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है। तो यहां पर ये डिफरेंस इसके अंदर आ जाता है। नेक्स्ट क्या कहता है कि इसकी जो खोज थी वो किसने की थी, तो इसकी खोज फिट्जजेम्स ने की थी। किसने की थी, फिट्जजेम्स ने इसकी खोज की थी। कब की थी, 1960 के द्वारा इसकी खोज की गई थी, या 1960 में इसको देखा गया था। अब स्ट्रक्चर ऑफ मेसोसोम की अगर अपने बात करते हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जाता है कि स्ट्रक्चर ऑफ मेसोसोम कैसा होता है, या इसके बारे में बताइए। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ मेसोसोम है, तो इसको ध्यान से इसको बनाइएगा ताकि आपको क्या है, ये काम भी आता है। अब अपने बात की थी कि मेसोसोम का जो फॉर्मेशन है, इसका जो निर्माण है वो किससे होता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो यहां पर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ये स्ट्रक्चर किसकी है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यहां पर। ठीक है, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। आपने बात की थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कई स्थानों पर क्या हो जाती है, इनफोल्ड हो जाती है ना। तो अब क्या है, ये बाहर की ओर क्या होती है, यहाँ पर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या प्रेजेंट रहती है, सेल वॉल। इससे बाहर क्या प्रेजेंट रहती है, स्लाइम लेयर या अपक्षस्तर या कैप्सूल जो होता है वो प्रेजेंट रहता है। इसके बाद में अब ये जो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ये स्ट्रक्चर किसकी होती है, मेसोसोम की होती है। ये किसकी होती है, मेसोसोम की होती है। और मेसोसोम के अंदर क्या है, कुछ स्थानों पर आपको एक इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर दिखाई देती है। इन स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ट्यूब्यूल्स कहा जाता है, या अपने नलिकाएं भी अपने इनको कह सकते हैं। तो ये मेन जो पार्ट होते हैं वो आपको इसके अंदर दिखाई देते हैं। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट है कि माइक्रोस्कोपिक स्टडी के द्वारा इसमें विशिष्ट प्रकार की जो ट्यूब्यूल्स होती हैं और जो वेसिकल होती हैं, उनके समान क्या है, संरचना प्रेजेंट रहती है, या संरचना का जो निर्माण इसके अंदर होता है। ओके, उसके बाद में तो क्या है कि माइक्रोस्कोपिक स्टडी के द्वारा इसमें विशिष्ट प्रकार की ट्यूब्यूल तथा वेसिकल के समान जो स्ट्रक्चर होती हैं वो अपने दिखाई, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको इस प्रकार से डॉट डॉट से दिखाई देती हैं, जिनको अपने क्या बोल सकते हैं, ट्यूब्यूल कह सकते हैं, या वेसिकल के रूप में अपने इनको कह सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो इसके अंदर पार्ट आता है, नेक्स्ट इसका पार्ट है फंक्शन ऑफ मेसोसोम, या जो मेसोसोम होते हैं इसके क्या क्या कार्य हो सकते हैं, क्या फंक्शन हो सकते हैं, जिस प्रकार अपने किसका पढ़ा था, जिस पर अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पढ़ा था। तो ठीक उसी प्रकार फंक्शन ऑफ मेसोसोम की बात करते हैं तो नंबर 1 पॉइंट इसमें क्या है, नंबर 1 पॉइंट इसके अंदर है कि सेल में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बढ़ाता है। अब जो परिवहन तंत्र जो इसका होता है, किन चीजों को रखना है, किन चीजों की आवश्यकता है उनको अंदर लेना है, और किन चीजों को सेल से बाहर निकालना है, ये जो सारा सिस्टम होता है, इस सिस्टम को क्या करता है, ये बढ़ाने का काम करता है, इंक्रीज करने का काम करता है। कौन, मेसोसोम। उसके बाद में नंबर 2 क्या है कि एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोडक्ट के सिंथेसिस और सेक्रेशन से संबंधित भी ये होता है। यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोडक्ट जो होते हैं, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट जो सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं है, या वो क्या मेटाबॉलिज्म के द्वारा बनाए गए हैं, या जिनको बाहर से लिया गया है, तो उनका क्या करना, सिंथेसिस करना, उनका संश्लेषण करना, और उनका क्या करना, सेक्रेशन करना, उनका स्त्रावण करना, उनको बाहर निकालने का जो काम होता है वो भी कहीं ना कहीं मेसोसोम के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है कंजुगेशन में ग्राही जो बैक्टीरिया होते हैं, इनकी रिसेप्टर
कलेक्टर जो बैक्टीरिया होते हैं और जो डोनर बैक्टीरिया होते हैं उनके डीएनए सेगमेंट का प्रवेश मीजोजोम के द्वारा ही होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अब कंजुगेशन अगर बात करते हैं तो ये जो शब्द है ये किससे आया है? ये रिप्रोडक्शन से आया है। ये किससे आया है? रिप्रोडक्शन या जनन से आया है। तो ये कंजुगेशन क्या है? कंजुगेशन एक रिप्रोडक्शन का टाइप है जो बैक्टीरिया के अंदर होता है। अब इसमें क्या है कि कंजुगेशन जब होता है, संयुग्मन जब होता है किसका, अब अपने को पता है कि जो दो बैक्टीरिया होते हैं, अब इसमें ये तो है नहीं कि कोई मेल या फीमेल होगा, तो अब इसमें क्या है कि जो डोनर होता है उसको अपने मेल बैक्टीरिया कह सकते हैं, जो रिसीवर होता है उसको फीमेल बैक्टीरिया कह सकते हैं। नॉर्मली इनको क्या कहा जाता है? डोनर और रिसीवर कहा जाता है। डोनर बैक्टीरिया यानी कि दाता बैक्टीरिया और रिसीवर अपने बोलते हैं ग्राही बैक्टीरिया। अब किस चीज का इसमें क्या होता है कि जैसे अपने ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं या हायर एनिमल की बात करते हैं तो फीमेल से ओवा होता है, मेल से स्पर्म होता है। ये चीजें क्या होती है, अगर उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या है, बॉडी के अंदर से अगर फीमेल की बात करते हैं ह्यूमन बॉडी की, तो फीमेल बॉडी के अंदर ही क्या होगा, ओवा जो होगा वो सेक्रेट होगा और वहां तक क्या है, स्पर्म होता है, वो ब्रीज करता है, पहुंचता है, उसके बाद में उसमें फर्टिलाइजेशन होता है, क्लीवेज होता है और ये प्रोसेस चलते चलते वो क्या है कि एक नवजात का निर्माण हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होता है कि जो दो बैक्टीरिया होते हैं उनमें क्या है कि एक बैक्टीरिया क्या करेगा, अपने जो डीएनए का जो भाग होता है या जो प्लाज्मिड वाला पार्ट होता है वहां से जो डीएनए का एक पार्ट होगा वो क्या होगा, दूसरे बैक्टीरिया को दे देगा और वहां से वो जो डीएनए खंड होता है वो दूसरे बैक्टीरिया जो होता है उसके डीएनए के साथ में अटैच हो जाता है और उसमें नए जो करैक्टर होते हैं, नए जो लक्षण होते हैं वो उसमें जनरेट हो जाते हैं। कि जो लक्षण पहले वाले बैक्टीरिया में होते हैं वो दूसरे में अपने को दिखाई देने लग जाते हैं। तो कंजुगेशन में जो ग्राही जीवाणु होता है उसमें दाता बैक्टीरिया के डीएनए खंड का प्रवेश, अब एंट्री कहां से होगी, एंट्री जो मीजोजोम जो होता है उस मीजोजोम के द्वारा ही वहां पर क्या होती है, एंट्री इसकी होती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या कहता है कि बाइनरी फिजन के समय सेप्टम का निर्माण भी किसमें होता है, मीजोजोम में होता है। अब अपने कह सकते हैं कि कंजुगेशन की जो प्रोसेस है कि एक दाता और एक ग्राही है तो वो अपने कह सकते हैं कि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप हो गया। अगर अपने बात है सोमेटिक रिप्रोडक्शन की या कायिक जनन की बात करते हैं उसमें क्या होता है कि एक ही जो जीव है उसी के पार्ट क्या है अलग अलग हो जाते हैं और नए जीव का निर्माण कर लेता है, उसको अपने क्या बोलते हैं, कायिक जनन। और एक ऐसा जनन होता है जिसमें क्या है दो जीव भाग लेते हैं, उसको अपने क्या बोल सकते हैं, लैंगिक जनन कह सकते हैं। तो अब कायिक जनन की अगर बात करते हैं बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन क्या होता है, द्विविखंडन। द्विविखंडन क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक जीव है, जैसे अपने मानते हैं यूग्रीना मान लेते हैं, यूग्रीना मान लेते हैं। अब ये क्या होगा कि ये जीव बीच से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, या एक जीव से क्या है दो जीवों का निर्माण हो जाता है। तो जब कोई जीव बीच में से अलग हो जाता है उसको अपने क्या बोल सकते हैं, बाइनरी फिजन कह सकते हैं। अब मान लीजिए कि कोई एक जीव है, यहाँ पर ये एक जीव होगा। अब इस जीव में क्या है कि बाइनरी फिजन होगा तो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर ये जो जीव था इसमें इस प्रकार से क्या है, इस प्रकार से स्ट्रक्चर का निर्माण होगा। फिर आगे चलकर क्या होगा, इसमें इस प्रकार से क्या है ये जुड़े रहेंगे और फिर थर्ड स्टेज में क्या होंगे, ये दो अलग अलग जीव हो जाएंगे। तो अब ये जो यहां पर पार्ट जो बन रहा है इस पार्ट को अपने क्या बोलते हैं, सेप्टम, पट। इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं, पट बोल सकते हैं या सेप्टम कह सकते हैं। तो बाइनरी फिजन के समय सेप्टम का जो निर्माण होता है, सेप्टम का निर्माण भी किससे होता है, मीजोजोम से। तो अपने कह सकते हैं कि मीजोजोम कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन से संबंधित होता है, जनन से भी क्या होता है, संबंधित होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, ऊर्जा उत्पादन तथा रेस्पिरेटरी साइट का भी काम करता है। क्या काम करता है, ऊर्जा उत्पादन यानी कि जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है उसका काम करता है और उसके साथ साथ में जो रेस्पिरेटरी साइट आपने बात की थी, उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात की थी, वो भी वहां पर काम कर रहा था, रेस्पिरेटरी साइट का काम कर रहा था। और यहाँ पर अपने बात करते हैं मीजोजोम की, तो वो भी किसका काम करता है, रेस्पिरेटरी साइट का काम करता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो चीजें मैं करवा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रही है। अगर आपको समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और आपके जितने भी दोस्त हैं जो आपके क्लासमेट हैं अगर वो नहीं देख रहे हैं तो उनको भी बताइए कि क्लासें इस प्रकार लगातार आ रही हैं और आप इन क्लासों को देखें, ताकि अभी क्या है कि कॉलेज नहीं
नहीं खुल रहे हैं, तो जिससे क्या कि सिलेबस अपना लगातार चलता रहे। जैसे ही कॉलेज खुलेंगे तो ऑफलाइन भी अपना सिलेबस स्टार्ट होगा और ऑनलाइन भी चलेगा, ताकि अभी अपने करवा रहे हैं ताकि बाद में इकट्ठा सिलेबस अगर आपने करवाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। तो साथ साथ में धीरे धीरे इन चीज़ों को एक घंटा डेली करते रहिए ताकि आपको चीज़ें समझ में भी आ जाए और आपका सिलेबस जो है वो भी आपका कवर हो जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को अंत तक देखने के लिए।